सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर जी कक्षा पोर्टल। मैं अनुराग शर्मा इस ऐप पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अपने सबसे इंपॉर्टेंट और पहले कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है स्टेट, राज्य। अब अगर इस शब्द की बात की जाए राज्य, तो अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया। सबसे पहले स्टेटस, जो ट्यूटोन्स ट्राइब था जर्मनी के अंदर एक, वहां पे इसको नाम दिया गया था स्टेटस। उसके बाद पोलिस की बात करते हैं, जो कि वर्ड है सिटी स्टेट के लिए ग्रीक्स के अंदर, ग्रीक्स लैंग्वेज में, और ग्रीक लोग जो थे सिटी स्टेट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया करते थे। सिविटस स्टेट, जिसका मतलब होता है बेसिकली ये रोमस ने यूज किया। वहीं पर स्टेट वर्ड को मैकियावेली, वो पहले व्यक्ति थे जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज में सबसे पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया था स्टेट वर्ड को। और यहाँ पे जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो राज्य के बनने, उसकी उत्पत्ति के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हमारी यहाँ पे वर्क करती हैं। हम कई बार देखते हैं जब हम स्टेट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राज्य क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे सामने आया, तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और सोचते हैं कि सर एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कैसे राज्य उत्पत्ति में आया होगा। और ऐसा नहीं है कि जब आप इन टॉपिक्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सिर्फ आपके दिमाग में ये बातें चलती हैं, परंतु कभी किसी ना किसी समय में एक चिंतकों का ऐसा दल आया जिनके दिमागों में चल रहा था, चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, मैकियावेली हो, हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, और उनके बाद के चिंतक चाहे कार्ल मार्क्स तक की मैं बात करूं, हर कोई राज्य की उत्पत्ति, राज्य कैसे इतनी बड़ी एक संगठन के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आया, कैसे राज्य इतना शक्तिशाली बन गया, कैसे उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं रह गया, किस प्रकार से राज्यों के बीच में मतभेद पड़े, किस तरह से सॉवरेनिटी जैसे आइडियाज हमारे सामने आए, ये सब चीजें जो है राज्यों को, राज्य की संकल्पनाओं को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात करते हैं स्पेशली ओरिजिन ऑफ स्टेट की, यूं तो ओरिजिन ऑफ स्टेट के पीछे बहुत सारी थ्योरीज वर्क करती हैं, परंतु हम जब पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमें कुछ आइडियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और कुछ आइडियाज के ऊपर कम फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिन ऑफ स्टेट की जब बात करेंगे तो राज्य है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम प्लेटो का मैं जिक्र यहाँ पे करूंगा, मैं प्लेटो के साथ राज्य को समझाने की कोशिश आपको करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग और बाकी चिंतकों की बात करेंगे। प्लेटो का जिक्र मैं इसलिए करूंगा क्योंकि सोक्रेटिस के आइडियाज को जब प्लेटो अप्लाई करते हैं अपनी रचनाओं के अंदर, तो राज्य की उत्पत्ति को बहुत बेसिक तरीके से समझाते हैं। तो कहते हैं ऑर्गेनिक नेचर है स्टेट के ओरिजिन का। ऑर्गेनिक बोले तो किस तरह से, पहले एक व्यक्ति आया, वो अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से मिला, दूसरा जेंडर कोई, दोनों साथ में मिलकर रहने लगे। अब क्या हुआ, परिवार आगे बढ़ा, ठीक है, बच्चे हुए उनके, ठीक है, तो क्या हुआ, इंडिविजुअल से क्या हुआ, अब फैमिली बन गई। फैमिली क्या है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड, याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस से बहुत जरूरी है। फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड, फैमिली बनी। अब फैमिली और आगे बढ़ी और लोगों की संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे। किस तरह की चीज हमारे सामने आई, हमारे सामने आ गए विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस मिले तो क्या सामने आई, सोसाइटी सामने आई। सोसाइटी आगे बढ़ी तो क्या सामने आया, स्टेट सामने आया। तो इस पूरी चेन के अंदर स्टेट सबसे लास्ट में आया, इंडिविजुअल सबसे पहले था। ठीक है, अगर आप पूरी की पूरी चेन को देखें तो प्लेटो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल की हाईएस्ट फॉर्म क्या है, वो स्टेट है। इन सीधे शब्दों में कहूं तो जो व्यक्ति है उसका जो अंत है, जो उसको पाना है, वो राज्य है। ठीक है, और राज्य को बनाया इसलिए गया है ताकि व्यक्ति अपना अंत पा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो हाईएस्ट फॉर्म है दैट इज स्टेट। वहीं एरिस्टोटल जब इस ऑर्गेनिक चेन की बात करते हैं तो कहते हैं इस पूरी चेन के कंप्लीट होने के बाद जब स्टेट सामने आता है तो उस समय स्टेट इज सुपीरियर देन द इंडिविजुअल, राज्य व्यक्ति से ज्यादा बड़ा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा इस चीज का जिक्र करता हूं, कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो एक व्यक्ति उसकी शुरुआत करता है, परंतु जब वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, इन्वेस्टर जुड़ जाते हैं उसके साथ, तो उस एक व्यक्ति की कोई जगह नहीं रहती। स्टीव जॉब ने एप्पल की शुरुआत की, परंतु जब एप्पल जाइंट हो गया तो क्या हुआ, स्टीव जॉब को ही उठा के बाहर फेंक दिया। तो इंडिविजुअल की जो वैल्यू है वो वहीं तक है जब तक राज्य उत्पत्तित नहीं हो जाता। जैसे ही राज्य की उत्पत्ति हो गई, अब राज्य को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, जहां पर वो इंडिविजुअल जिसने शुरुआत की थी वो भी उसी राज्य का हिस्सा है, उसी प्रणाली के अंदर आता है। तो बहुत सीधे शब्दों में राज्य का पर्पस, स्टेट का पर्पस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को एक ऐसी लाइफ देना जहां पर वो इक्वालिटी को, लिबर्टी को, जस्टिस को, डेमोक्रेसी को, इन सब चीजों को फील कर सकें और अपना जीवन
पूरे अच्छी तरीके से काट सकें, कोई परेशानी कोई दुख ना हो उनके आगे। ये राज्य की उत्पत्ति का एक बड़ा कारण है। और आज के कॉन्सेप्ट्स में हम वेलफेयर स्टेट्स को जब सुनते हैं तो स्टेट जो है वो ऐसा हो चुका है जो लोगों के लिए ही कार्य करता है, बस उसकी खुद की कोई इमेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए कार्य करता है, उसका सब कुछ समर्पित है उसके लोगों को, उसके सिटीजन्स को। जबकि थॉमस हॉब्स का स्टेट कैसा था? थॉमस हॉब्स का स्टेट रिजिड था, इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं थी, राज्य की वैल्यू थी, सोवरेन स्टेट था पूरी तरीके से। ठीक है, लविथन की जब बात करते हैं तो आज इस वीडियो में इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी के साथ मैं शुरुआत करूंगा, फिर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वन बाय वन वहां चलेंगे हम। स्टूडेंट स्टेट को लेके जब हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टेट को लेके अलग अलग थिंकर्स जो हैं वो बेसिकली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे कई बार डायरेक्टली डेफिनेशंस दी जाती हैं, पूछा जाता है कि किस थिंकर ने क्या कहा। तो हमें सबसे पहले द टर्म स्टेट को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, स्टेट की जब हम बात करते हैं तो आज के समय में आप जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आप गलत तरीके से गलत चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लिखा होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो देयर इज नॉट अ स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये होना चाहिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि स्टेट का काम कोई ट्रांसपोर्ट चलाना नहीं है, बसेस चलाना नहीं है। स्टेट उस सब चीज़ों से हटकर एक बहुत बड़ी अपने आप में एक टर्म है। और इसका साइंटिफिक मतलब अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो स्टेट के लिए कहा जाता है स्टेट मीन्स एन assembled of human being occupying a definite territory organized under a government supreme within the country and subject to no outside control। इस पॉइंट को हिंदी में समझाऊं तो राज्य का अर्थ बेसिकली मनुष्यों का, लोगों का एक जमावड़ा है जिसका एक निश्चित क्षेत्र के ऊपर कब्जा है, और इस कब्जे के भीतर ही उनकी एक अपनी खुद की एक सरकार है जो सारी प्रशासन कार्यवाहियों को चलाती है, और इसमें किसी भी तरह का कोई बाहरी मतभेद या कोई भी बाहरी जो है छेड़छाड़ नहीं है, किसी भी बाहरी नियंत्रण से बिल्कुल ये आज़ाद है। वहीं अगर बात की जाए जीन बोडीन की तो वो कहते हैं स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजीशन गवर्न बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। हिंदी में इसका मतलब है राज्य परिवारों और उनकी संपत्ति का एक संगठन है जो सर्वोच्च शक्ति और तर्क द्वारा शासित है। वुड्रो विल्सन कहते हैं स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। राज्य एक निश्चित क्षेत्र के भीतर कानूनों के लिए संगठित लोगों का एक समूह है। वहीं एच.जे. लास्की का कहना है स्टेट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट सब्जेक्ट क्लेमिंग विद इट्स अलॉटेड फिजिकल एरिया सुप्रीमेसी ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन। एरिस्टोटल कहते हैं यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेट के ऊपर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब रखते हैं तो ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो आइडिया है, तो सबसे पहले डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट की जो थ्योरी है उसकी हम लोग बात करते हैं। और देखिए, जब आप स्टेट को समझेंगे, स्टेट के विचार को पूरा का पूरा समझेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड इशू है, बिकॉज जिसको लेके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जब ये विचार रख रहे हैं तो उस समय से बहुत पहले ही इंडिया के अंदर, भारत के अंदर राज्य की संकल्पना या राज्य किस प्रकार का होगा वो बातें कही जा चुकी हैं। तो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को जब आप पढ़ते हो, कौटिल्य जैसे चिंतकों को जब हम लोग समझते हैं तो राज्य की संकल्पना भारत में जिस समय हो रही है उस समय वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, राज्य को राज्य के तौर पर स्थापित करने का जो कार्य है, एक सिस्टमैटिक चेन में स्थापित करने का जो कार्य है, वो सिर्फ वेस्ट में नहीं हुआ, ईस्ट में भी बहुत जगह हुआ। अब अगर हम बात करें कन्फ्यूशियस की तो वो भी स्टेट के ऊपर एक आइडिया देके जाते हैं। ठीक है, कबीर भी राज्य तक के ऊपर अपने विचार रख के जाते हैं। समय समय पे चिंतकों ने राज्य कैसा होगा, राज्य कैसे स्वरूप लेगा, राज्य कैसे चल सकता है, इन सब चीजों के ऊपर अपने विचार रखे। परंतु हम जब राज्य के सारे विचारों को एक साथ पढ़ते हैं तो हम इन्हें कुछ थ्योरीज के अंदर बांट देते हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी जो कि नेचुरल ओरिजिन है स्टेट का। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन जिसको कहा गया। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की गई। इसके अलावा मार्क्सिस्ट स्टेट का एक कॉन्सेप्ट रखा गया, लिबरल स्टेट्स के कॉन्सेप्ट्स को रखा गया। साथ ही आजकल तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे कि कहा गया कि पैट्रियार्कल स्टेट्स, मैट्रियार्कल स्टेट्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे भी आज के समय में बात होने लगी जब फेमिनिज्म जैसी थ्योरी हमारे सामने आई। तो सबसे पहले हम डिवाइन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइन थ्योरी जो है बेसिकली वो स्टेट को जब समझाती है तो हमें हीगल के आइडियाज की मैं जिक्र करूंगा, या भी अगर मैं प्लेटो के आइडियाज की बात करूं तो बहुत आइडियलिस्टिक फॉर्म में ये थ्योरी कंप्लीट स्टेट ओरिजिन को समझा के आगे चलती है कि स्टेट की शुरुआत कैसे हुई। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप धर्मशास्त्र जब पढ़ते हैं तो मनु का जिक्र यहाँ पर होता है। मनु वो पहले व्यक्ति हैं जिनको राजा बनाया गया
दैट मीन्स राजा पहला व्यक्ति बना है तो राज्य भी सबसे पहले बना है। अब राज्य चलेगा कैसे, ये धर्मशास्त्र बताता है। ठीक है, तो ये एक तरह से डिवाइन ओरिजिन हो गया। अगर मैं वेस्ट के डिवाइन ओरिजिन की बात करूं तो वेस्ट के डिवाइन ओरिजिन में कहा जाता है कि गॉड क्रिएटेड द स्टेट। ठीक है, राज्य जो है भगवान का ही अवतार है। हीगल कहते थे मार्च ऑफ गॉड ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से जो ओरिजिन था उसको समझाते हैं और बहुत सीधे शब्दों में समझाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान ने प्रकृति को बनाया, पृथ्वी को बनाया, हर एक चीज को बनाया और उन्हीं में बनाया व्यक्ति को, इंसान को बनाया। और जितने भी बाकी सारे क्रीचर या बाकी सारी स्पीशीज इस दुनिया में थी उनमें सबसे प्रिय था व्यक्ति, इंसान। और फिर इंसान ने समय के साथ साथ एक्सपीरियंस लेते 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 चीजों को डेवलप करना शुरू किया और फाइनल क्रिएशन जो हमारे सामने आई दैट इज स्टेट, राज्य हमारे सामने आया। और इसलिए राज्य को संभालने वाला राजा क्या बन गया, राजा जो था वो एक गॉड की इमेज लेके आ गया हमारे सामने। मनु के लिए भी कहा जाता है ना दैट फर्स्ट गॉड। ठीक है, उनको कहा गया तो राजा को भगवान का एक स्थान दे दिया गया। प्लेटो ने भी वही काम किया, हीगल भी वही काम करते हैं और बहुत सारे चिंतक राजा को जो है भगवान के तुल्य मान के चलते हैं। और कौटिल्य को जब आप पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो राजा को भगवान के बराबर मानता है, परंतु राजा को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देते। राजा भगवान के बराबर है, उसकी बात भगवान की बात के बराबर है, परंतु राजा भी अपना एक कार्य ही कर रहा है। ये कौटिल्य भी कहते हैं, प्लेटो भी कहते हैं और बाकी सारे चिंतकों ने भी इस चीज के ऊपर फोकस किया। तो ये डिवाइन थ्योरी जो है अपने आप में बहुत एक लंबा कॉन्सेप्ट बन जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग आगे इस पॉइंट को लेके जाते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट की। जब हम लोगों ने बात कर दी यहाँ पर, तो डिवाइन थ्योरी को जब आप बहुत बड़े तौर पर पढ़ते हैं और समझते हैं, यूं तो मोस्टली हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को हम लोग डिवाइन थ्योरी पढ़ाते हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुए उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बट मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके इसको मिडिवल एरा तक और मॉडर्न एरा तक लेके आता हूँ ताकि आप स्टेट के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि सर क्या अगर हम स्टेट को पढ़ रहे हैं तो हर एक थिंकर ने जो क्या है वो पढ़ना जरूरी है? नहीं स्टूडेंट्स, आपको हर एक थिंकर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में थिंकर जो पॉइंट दे रहा है वो रिलेटेड किस चीज से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुडीन को पढ़ेंगे तो क्या वो स्टेट की बात करते हैं? नहीं, वो स्टेट के बनने के बाद का जो रीजन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, वो सोवरेनिटी जैसे आइडियाज को लेके ज्यादा फोकस है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंशिएंट आइडियाज की। तो हमने डिवाइन थ्योरी को देखा। क्या कहती है डिवाइन थ्योरी? जितना भी कुछ आपके आसपास है उस सबको प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान ने पेड़ पौधे जानवर सबको बनाया और फिर भगवान की फाइनेस्ट क्रिएशन आई जो कि इंसान था। इंसान ने फिर फैमिली बनाई, फैमिली से फिर विलेज बने, फिर सोसाइटी बनी और फिर स्टेट हमारे सामने आया। और जब एक बार स्टेट हमारे सामने आ गया तो फिर भगवान का काम खत्म हो गया। अब वो इंसान के हाथ में है और इंसान उस फंक्शंस को चला रहा है। तो पर भगवान पूरी तरीके से नहीं गए। भगवान ने ये रोल जो था अब तक उनका, क्योंकि स्टेट को उन्होंने बनाया है, तो वो एक उत्तराधिकारी अपना छोड़ गए, एक अपना हायरार्की जो थी उसको चलाने वाला छोड़ गए। ठीक है, अपना जो एक सक्सेसर था उसको छोड़ गए और सक्सेसर कौन बना? वो बना किंग। कौन बना? राजा बना। अब राजा उस स्टेट को चला रहा है, परंतु क्या स्टेट का ओरिजिन सिर्फ यहां तक खत्म होता है? अब हीगल के विचारों में हीगल रीजन की बात करते हैं। ठीक है, और हीगल जब रीजन की बात करते हैं, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को समझाते हैं, तो बहुत बहुत बेसिक सी बात करके हीगल जाते हैं। साइंटिफिक आइडियाज हीगल के यहाँ पर जुड़ते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की हमने बात की थी कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं। हीगल जब बात करते हैं तो डायलेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और प्लेटो से लेके डायलेक्टिकल्स आगे तक चलते आए हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट थ्योरी को हम लोगों ने समझा जो कि बहुत पहले थी। फिर प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट्स आए, स्टेट के एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट्स आए जिन्होंने स्टेट के ओरिजिन को कैसे माना? ऑर्गेनिक माना। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपके तौर पे इसको आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 चीजें घटती रही और स्टेट सामने आता रहा। अब प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की शुरुआत होती है। मैकियावेली जैसे थिंकर हमारे सामने आते हैं। जब मैकियावेली जैसे थिंकर हमारे सामने आते हैं तो वो स्टेट की जब बात करते हैं तो स्टेट की रूलिंग जो पावर है उसके ऊपर फोकस करते हैं और इसके बाद एक चेंज शुरू होती है हॉब्स, लॉक और रूसो की। अब हॉब्स, लॉक और रूसो जो हैं वो स्टेट के ओरिजिन को समझाते हैं और एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज नोन एज दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा सिद्धांत। बहुत सीधी सी बात करते हैं, किस तरह से समाज समझाते हैं इसको। यूं तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पहले भी पढ़ चुके हैं। एससीटी में इसको बोलूंगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या कहा? हॉब्स से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हॉब्स ने क्या कहा? सबसे पहले कौन आया जी? इंडिविजुअल आया। कहां पर आया?
स्टेट ऑफ नेचर में आया, प्राकृतिक अवस्था में आया, व्यक्ति आया, जंगलों में आया। ठीक है, क्या था यहां पर स्टेट ऑफ नेचर में? क्या था? नेचुरल राइट था इसके पास। और नेचुरल राइट क्या कर देता है? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? प्राकृतिक अवस्था, जंगल में आप रह रहे हैं, ठीक है, जो ताकतवर है वो शासन करेगा, ठीक है, तो नेचुरल राइट आपके पास है ना, जीने का अधिकार, सबसे पहला अधिकार आपके पास है, तो जो ताकतवर है वो शासन करेगा। तो कहते हैं यहां से शुरुआत हुई, ठीक है, और क्योंकि ये इंडिविजुअल था, ये कैसा था? ये पूरी तरह से करप्ट था, ठीक है, सेल्फिश था पूरी तरीके से। ये क्या करता था उस समय में? इंडिविजुअल जो भी इससे कमजोर इसको मिले उसको मार देता था, उसकी संपत्ति को छीन लेता था। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल थे, तो एनार्की फैल गई सोसाइटी में, बहुत ज्यादा एक तरह से विरोध, खून खराबा, ये सब फैल गया। ऐसे बहुत सारे कबीलों के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं एक तरह से ऐसे कबीले हुआ करते थे जो बहुत खौफनाक थे, कहीं भी जाते थे, कोई भी कम्युनिटी उनको दिखी उनको मार डाल देते थे, आगे बढ़ते थे। एपिक्लेप्टो एक मूवी है जिसको ऑस्कर भी मिला है, अगर आप उसको देखेंगे तो इस तरह के कबीलों का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये कहते हैं कि इस तरह की एक धीरे धीरे एक समाज बन गया जहां पे खून खराबा, अराजकता फैल गई पूरी तरीके से। तो लोगों ने डिसाइड क्या किया कि जी ये नेचुरल राइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा है, और इसकी वजह से जो माइटी एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, उस वजह से ये एनार्की है, तो हम इसको खत्म करेंगे। हमारे पास जो खुद के पास अधिकार है अपने जीवन की रक्षा का, एक्चुअल में ये अधिकार सबके लिए नहीं है। देखिए, अगर मैं हूं और मेरे सामने एक व्यक्ति और खड़ा है और वो शारीरिक तौर पर मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इनडायरेक्टली हम दोनों के वहां प्रेजेंट होने के समय पे सिर्फ मेरे पास ही राइट टू लाइफ बचता है, बिकॉज मैं उसको कभी भी मार सकता हूं। तो इनडायरेक्टली यहां पर एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है, एक एनार्की क्रिएट हो गई है। तो उस एनार्की से बाहर निकलने के लिए लोग क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके आते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या आप इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहिए। लोग कहते हैं कि हम सब मिलके अपने जो राइट है उसको सरेंडर करेंगे, किसके आगे? एक सॉवरन के आगे, एक संप्रभु के आगे। और वो संप्रभु कौन बना? वो संप्रभु बना हमारा राज्य, स्टेट बना वो संप्रभु, ठीक है। लविएथन कह के उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसको समझाया है। और जब वो सारे के सारे राइट इसको दे दिए गए, तो अगर मान लीजिए अब इस कंडीशन में जब स्टेट संप्रभु है और मेरे साथ कोई कमजोर व्यक्ति खड़ा है और मैं उसके खिलाफ कुछ करता हूं, एक्शन लेता हूं, तो ऐसे में मेरे खिलाफ एक्शन कौन लेगा? स्टेट लेगा, बिकॉज मेरी और उस व्यक्ति की दोनों की जान जो है वो अब स्टेट के अंडर थी, स्टेट की रखवाली में थी। तो ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी शुरुआत थॉमस हॉब्स कर देते हैं और पूरी तरीके से जो राइट है उनको डिलीवर करा जाते हैं, और कहते हैं इस तरह से स्टेट ओरिजिन हमारे सामने आया। नेचुरल राइट्स के साथ नेचुरल लॉस की भी बात करते हैं, ह्यूमन नेचर के ऊपर भी बात करते हैं, ह्यूमन नेचर कितना करप्ट है। दो एलिमेंट्स की बात करके जाते हैं, लव एंड एवर्जन। लव क्या है? जो पसंद है वो करोगे, जो एवर्जन, जो पसंद नहीं है उससे दूर भागोगी। तो ह्यूमन नेचर को डोमिनेट करते हैं लव एंड एवर्जन। इनके बाद आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक इन विचारों को पढ़ते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन देख के आए हैं, तो लिबरल आइडियाज लेके आते हैं, लिबरल स्टेट की इमेजिनेशन करते हैं। एक उदारवादी राज्य कैसा होगा? उदारवादी राज्य, उदारवादी राज्य में भी उत्पत्ति उसी प्रकार से हुई, इंडिविजुअल आया, सब एक एक करके चीजें बनती रही, परंतु वहां पे जो इंडिविजुअल था वो थोड़ा सा समझदार था, वो प्यार मोहब्बत से रह रहा था, एनार्की नहीं थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई गलती हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन में स्टेट ऑफ नेचर में जहां इंडिविजुअल रह रहा है, अगर कोई क्राइम हो जाए तो उस क्राइम के खिलाफ सजा क्या दी जाए ये नहीं पता, सजा देगा कौन और कितनी देगा ये नहीं पता। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन थी जो थोड़ी सी खराब थी, और उस थोड़ी सी खराब सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ठीक है, एक ऐसे राज्य की संकल्पना ये करते हैं जो कि राज्य तो होगा, पर जो उसकी पावर है, शक्तियां हैं व्यक्ति के ऊपर, वो मिनिमम होंगी। जबकि थॉमस हॉब्स के राज्य में राज्य जो था वो बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, अगर व्यक्ति ने गलती करी तो सीधा फांसी चढ़ाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी तक छीन सकते हैं। जबकि लॉक के राज्य में ऐसा नहीं है। राइट्स की बात करके जाते हैं, राइट्स देके जाते हैं इंडिविजुअल को, क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तीन तरह के राइट्स देके जाते हैं इंडिविजुअल को। क्लियर? अब कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है ये शक्तिशाली है। इस इंडिविजुअल ने जब लॉक के राज्य में आया तो दो कॉन्ट्रैक्ट करके आया।
इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट ने एक सिविल सोसाइटी का निर्माण किया, एक ऐसे सोसाइटी जहां लोग मिल बांट के आराम से अपना काम करते हैं, खुशी से रहते हैं, कोई खून खराबा दुख नहीं है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी, उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट किया ताकि स्टेट अपना जो वेलफेयर है वो सब चीजें कर सके। पर इन सारी चीजों के बीच में जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम है, ठीक है। लिबरल जो वर्ड है हमारा, ठीक है, लेजिस्लेटिव वर्ड से ही आया है, आजाद व्यक्ति, ये इंडिविजुअल पूरी तरीके से फ्री है और स्टेट की जो पावर है वो बहुत मिनिमम है। इसी के बाद इस सीरीज में आते हैं रूजो, और जब रूजो आते हैं तो रूजो फ्रीडम के ऊपर फोकस करके जाते हैं, इंडिविजुअल को फ्रीडम देके जाते हैं। वो स्टेट ऑफ नेचर जहां पे हॉब्स ने इंडिविजुअल को करप्ट इविल तक काउंट कर दिया था, लॉक और रूजो की नजरों में वहां पे भी इंडिविजुअल इनोसेंट है। रूजो कहते हैं आजाद पंछी की तरह इंडिविजुअल घूमता है, खुशी से रहता है, फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। और ये बात कहीं हद तक सही भी है। इमेजिन कीजिए मैं आपको एक आइलैंड पे छोड़ दूं, जिस आइलैंड पे आप एक केज में बंद हो, पर उस केज में बैठे बैठे आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, आप जो मांग रहे हैं आपको मिलता जा रहा है। क्या आप खुश रहेंगे? शायद 2 दिन या 4 दिन। उसके बाद क्या होगा? आप वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो फ्रीडम इज योर सुप्रीम एंड प्राइम नीड, और यू कैन से प्राइम राइट। तो फ्रीडम के सबसे बड़े चिंतक के तौर पर रूजो आते हैं और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, परंतु ये समझते हैं कि समाज में सबका रहना जरूरी है। अगर सिर्फ फ्रीडम होगी तो एनार्की आ जाएगी। तो क्या करते हैं? जनरल विल जैसे कॉन्सेप्ट देते हैं, एक्चुअल विल, रियल विल, जनरल विल के कॉन्सेप्ट देके जाते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इस तरह से स्टेट को क्रिएट करती है। इसके बाद जब बाकी थिंकर आते हैं, अगर मैं बात करूं हीगल और बेंथम जैसे थिंकर्स की, तो बेंथम का मानना था कि यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स जिम्मेदार रहे स्टेट को बनाने के, वहीं हीगल डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट में बिलीव किया करते थे। तो हीगल को तो हमने सबसे पहले ही समझ लिया जब हम लोगों ने शुरुआत की डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट की, ठीक है। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, ठीक है, जिस तरह से हीगल समझाते हैं। हीगल का मानना था रीजन इंपॉर्टेंट है। वहीं जब यूटिलिटेरियन थिंकर्स आए, और यूटिलिटेरियन थिंकर्स ने एज स्टेट का जो निर्माण किया वो कोई अलग बात नहीं थी। थॉमस हॉब्स के कुछ आइडियाज उठा लिए उन्होंने, लव और अवर्जन का आइडिया उठा लिया। क्या कह दिया कि भैया जो हेडोनिज्म है, हेडोनिज्म क्या कहती है कि खुशी जब जब व्यक्ति को मिलती रही वो आगे बढ़ता रहा। बेंथम ने क्या कहा था? जंगलों में रखती रह रहा है, दुख में है, परेशानी में है, और 14 टाइप के प्लेजर, 12 टाइप्स के पेन है, ठीक है। प्लेजर और पेन के बीच में वो प्लेजर्स को चुनता रहा, आगे बढ़ता रहा, स्टेट उसके सामने आ गया। अब स्टेट बनने के बाद भी वो कंटिन्यूसली प्लेजर्स को ढूंढे जा रहा है, ठीक है। जब बेंथम के बाद मिल आते हैं तो वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं हमें एक झलक नजर आती है बड़े तौर पर जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मिली हुई है, वो है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स की। देखिए, यूटिलिज्म और मटेरियलिज्म, ठीक है, मटेरियलिज्म बेसिकली भौतिकवाद होता है और यूटिलिज्म जो है उपयोगितावाद होता है। उपयोगी क्या है और भौतिक क्या है, मैं उसका फर्क बता देता हूं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने से पहले। आप कहीं दूर दराज के एरिया में रहते हैं, आपको अपने परिवार को फोन करना है, एंड यू नीड अ मोबाइल फोन और यू नीड अ फोन, तो ये आपकी उपयोगिता है, आप एक फोन खरीद के लाए। परंतु अगर आप मटेरियलिस्टिक है तो आप क्या कहेंगे कि जी मैं कॉल करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रांड के फोन से जिसपे आधा एप्पल छपा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मटेरियलिज्म। जब आप भौतिकवाद से प्रेरित हैं, आप भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। तो यूटिलिज्म और मटेरियलिज्म एक पूरी तरीके से इस फिलॉसफी के अंदर हमें नजर आता है। और फिर आते हैं इस फिलॉसफी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ईगल्स जो हैं, जब वो थ्योरी को लिखते हैं पूरा का पूरा, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का सहारा वो लेते हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं ऋणात्मक भौतिकवाद। और वो क्या कहते हैं? समय के साथ साथ व्यक्ति ने चीजों के लिए भौतिकवाद के द्वारा धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हुआ। सबसे पहले तो सब बराबर थे, ठीक है, कोई अमीर गरीब नहीं था। इंसान के पास सेंस आया, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर दी, जो कि रोजो ने समझाया था हमें। रोजो कहते हैं ना, ओरिजिन ऑफ स्टेट, नेचुरल एवोल्यूशन की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई वहां से सब कुछ बर्बाद होना शुरू हुआ। कार्ल मार्क्स भी ऐसी बात करते हैं, कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, उसके बाद कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई, वो सामंत बन के बैठ गए, फ्यूडल्स बन के बैठ गए, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही। स्टूडेंट, यहाँ पर कार्ल मार्क्स जब इस बात को बड़े तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट रहा है कंप्लीटली ये डोमिनेशन के तौर पर रहा है। जब क्लासेस बढ़ने लगी समाज के अंदर तो बेसिकली जो फ्यूडल क्लास थी वो आगे चल के और धनी होती चली गई, और फ्यूडल से वो किंग तक आ गए, किंग से फिर आगे जब क्लासेस बढ़ी
तो नए नए कॉन्सेप्ट आए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुए समाज के अंदर, तो एक नई क्लास जन्म लेती है जिसको नाम दिया गया कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म के आते ही स्टेट की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल बदल के रह गई, और कैपिटलिस्ट ने जो नया स्टेट मॉडल डेवलप किया वो कंप्लीटली मॉडल ही ऑपरेशन का मॉडल था, जिसका बेस और सुपर स्ट्रक्चर कार्ल मार्क्स समझाते हैं। तो जो बेस है दैट इज इकोनॉमिकल बेस, और उसके ऊपर जो कुछ भी खड़ा हुआ है दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स सीधे तौर पर कहते हैं कि क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर एक डोमिनेटेड क्लास जो थी उसने हर कॉन्फ्लिक्ट को दबा दिया अपनी ताकत से, अपने पावर से, और एक ऑपरेसिव क्लास जो थी उसको कभी बढ़ने ही नहीं दिया आगे। जनरेशन टू जनरेशन ये ऑपरेशन चलता रहा, और एक समय ऐसा आया जब इस ऑपरेशन का लोग जो है एक तरह से आदी हो गए, इसके साथ चलने लगे। यहाँ तक कि लेनिन भी जब इस पे एक अपना संदर्भ देते हैं तो लेनिन सीधे तौर पर बोलते हैं कि स्टेट जो है वो ऑपरेशन मैकेनिज्म ही है एक तरह का, जहां पर एक छोटी क्लास जो है उसको डोमिनेट क्लास हमेशा ऑपरेश करती रहती है, और जिस तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनते हैं, जिस तरह के अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बनते हैं, वो भी इस ऑपरेशन के हिसाब से ही बनते हैं, इस ऑपरेशन का हिस्सा ही बन जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ऑपरेशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फाइनली फिर वहां पे रिवॉल्ट के जो है चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब फ्रेडरिक ईगल्स भी इस बात को बताते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स बात को बोलेंगे, तो वो भी इस बड़े तौर पर इस चीज का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स का जो तथ्य है, स्पेशली अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ क्लासेस की, तो एंजल्स भी इस बात को कहेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो ऑपरेसिव मॉडल्स के साथ में ही होती रही। देखिए, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब फ्यूडल कम्युनिटी आई तो फ्यूडल कम्युनिटी ने उन हर चीज को डोमिनेट कर दिया जो कि न्याय दिला सकती थी किसी को, ठीक है। फिर और समाज आगे बढ़ा, जब किंग आ गया तो आप किंग के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते थे। कैपिटलिस्ट जब आ गए तो पुलिस भी उनके साथ थी, सरकार भी उनके साथ थी, बाकी अथॉरिटीज भी उनके साथ थी, और इसी तरह से सिस्टम डेवलप होते चले गए। एक समय ऐसा आ गया जब कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठाना ही नामुमकिन हो गया। तो कार्ल मार्क्स की जो विचार है उसी समय समाज में काम करना शुरू करते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं इस लेक्चर की, और कार्ल मार्क्स से आगे की जो सोसाइटी है मैं उसको एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। मॉडर्न स्टेट के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या पिलर्स हैं, उसको समझने की करते हैं कोशिश। तो जब मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया तो जो लिबरल थिंकर्स की एक लॉबी आई, उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट की बात की। ऑल्दो कार्ल मार्क्स के विचारों में भी आपको वेलफेयर स्टेट की बात मिलेगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिकल एज वेल एज लिबरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, जहां राज्य पूर्ण तौर पर अपनी प्रजा के लिए कार्य करता है, राज्य उनको ऑप्रेस नहीं करता है। ऑल्दो कार्ल मार्क्स के विचारों से जिन स्टेट्स का निर्माण हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं चाइना की या उस समय की यूएसएसआर की, तो दोनों ही स्टेट पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशन के लिए ही जाने जाते हैं। किस तरह से वहां लोगों की आवाज को दबाया जाता है, किस तरह आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, इस तरह के मॉडल हमें चाइना के अंदर और यूएसएसआर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो तर्क था, जहां वो ऑपरेशन को खत्म करना चाहते थे, उनकी थ्योरी ने उसी ऑपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया। और मॉडर्न कम्युनिज्म जो थी, स्पेशली अगर मैं चाइना का उदाहरण दूं, तो कम्युनिज्म एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वेव बन के आई जहां पर उसके खिलाफ आवाज उठाना नामुमकिन सा हो गया। दूसरी तरफ लिबरल आइडियाज ने फोकस किया डेमोक्रेसी के ऊपर, और डेमोक्रेटिक मॉडल जो थे वो समय के साथ साथ और फाइन होते चले गए। रिपब्लिकन मॉडल्स हम लोगों को देखने को मिले, जैसे कि हम बात करें अगर यूएसए की और दुनिया में कई और देशों की। वहीं डेमोक्रेटिक मॉडल्स जब आए तो पॉपुलर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे मॉडल आए जिन्होंने स्टेट को वेलफेयर स्टेट के तौर पर बदलना शुरू कर दिया, ना सिर्फ इंटरनल सिचुएशन के लिए बल्कि एक्सटर्नल सिचुएशन के लिए भी। स्टेट्स अब लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, और स्टेट जो है ज्यादा फोकस करते हैं अपनी खुद के डेवलपमेंट में, अपनी इंटरनल जो ग्रोथ है उसके ऊपर। ऑल्दो इस समय में जो एक बड़े तौर पर आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस बनी, उन्होंने जो है स्टेट मॉडल में कुछ और बदलाव लाए। रियलिज्म जैसी थ्योरी जो थी वो स्टेट डोमिनेट करने लगी, और समय के साथ साथ उतार चढ़ाव आता रहा। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद मोस्टली स्टेट्स जो थे, जो अब तक रियलिस्ट फॉर्म में चल रहे थे या कम्युनिस्ट आइडियाज के साथ चल रहे थे, उन्होंने अब धीरे धीरे लिबरल आइडियाज को अपनाना शुरू किया, और इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव्स थे उनमें अपनी पॉलिसीज को लिबरल बनाना शुरू किया। स्टूडेंट, ये बेसिकली एक डेवलपमेंट थी स्टेट्स की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर स्टेट थ्योरी को बहुत बड़े तौर पर कई सी किताबों में लिखा जाता है, एक पर्टिकुलर बुक जो है उसमें स्टेट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स बताए गए हैं, बट हमें समझना जरूरी है स्टूडेंट्स के
स्टेट को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट को पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आप स्टेट को फिलॉसफी के अंदर भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और भारत में यूपीएससी लेवल पे जब स्टेट जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है तो ऑफ कोर्स वहां पे थॉटिकली इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है ताकि आपकी जो रेंज है एनलाइटमेंट की वो बढ़े। पर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे इज मोर देन इनफ। आई विश कि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अपने डाउट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।